सो क्लास 12th रेडी हो जाओ एक नए चैप्टर के साथ, एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ, एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ जो आपको बोर्ड में कम से कम 12 मार्क्स देने वाला है। यस, 12 मार्क्स। और 12 मार्क्स मुझे नहीं लगता कम होंगे किसी के लिए। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपको उस चैप्टर से, उस टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराते हैं और बात करते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। आपको अगर याद हो तो हमने आपके साथ डिस्कस किया था रिकॉन्स्टिट्यूशन। उसमें हमने बताया था कि एडमिशन रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होता है। तो यस, वही रिकॉन्स्टिट्यूशन में एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की बात करने हम आपके साथ आ गए हैं। और हमें इस चैप्टर में क्या क्या रीड आउट करना है वो भी पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो क्या क्या डिस्कस करना है, उसके बाद एडमिशन है क्या वो मैं बता देता हूं। देखना, तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। हमें न्यू पीएसआर निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो क्यों निकालना पड़ेगा अभी बताते हैं आपको स्टार लगा के। सेकंड, हमने जो ऑलरेडी किया है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है जी, चलो जी ये भी हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट कर लेंगे। वही कर लेते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ये सब तो हमें पता है ऑलरेडी, हम चेंज इन पीएसआर में करके आ चुके हैं। एक और पॉइंट बता देता हूं, आपको ये भी करा है। यस, हमने किया है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ revaluation of assets, revaluation of assets and reassessment of liabilities, reassessment of liabilities। जो इसमें नया टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे मैं आपके लिए लगा रहा हूं स्टार, वो है एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल on the basis of न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग हमें कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। 6 मार्क क्वेश्चन यहां पे आपको दिखेगा ही दिखेगा। सो ये कुछ हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं जो हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। आपको बस एक ही काम करना है, हमारे साथ जुड़ते रहना है, काम करते जाना है। चले आगे चले। पॉइंट टू बी नोटेड, व्हाट इज एडमिशन। एडमिशन है क्या, देखो पहले मैं आपको समझा देता हूं एडमिशन क्या है। एडमिशन, ठीक है, सुनेगा। देखो ये थे हमारे 2 पार्टनर, एक थे चिंटू, एक थे मिंटू। ये हमारे 2 पार्टनर्स थे और ये कर रहे थे बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा था इनका। ठीक है, पर इनकी जो प्रोफेशनल क्वालिटीज थी वो लिमिटिंग थी। प्रोफेशनल क्वालिटीज, इनकी जो प्रोफेशनल क्वालिटीज थी, वो लिमिटेड थी। क्या थी, लिमिटेड। और इनको चाहिए था कोई सुपरनोवा पर्सन एक नए पार्टनर के तौर पे। तो यहां पे थे एक सुपरनोवा पर्सन जो थे मिस्टर आयुष। सर अपनी ही तारीफ कर रहे हो क्या? मान लो कोई और तो करता नहीं, तो सोचा हम ही कर लेते हैं। तो ये जो मिस्टर सुपरनोवा आयुष थे, इनके पास जो प्रोफेशनल क्वालिटीज थी वो बहुत सारी थी। प्रोफेशनल क्वालिटी अमेजिंग थी, अमेजिंग। तो ऐसे ही अपना दुख किसी को सुना रहे थे और हमने सुन लिया, तो हमने बोला चलो हम आपकी हेल्प कर देते हैं। तो इन्होंने हमें पार्टनरशिप ऑफर कर दी, पार्टनरशिप, और हमें अच्छी लगी तो हमने एक्सेप्ट कर ली, एक्सेप्ट। तो अब हम क्या बन गए, एक न्यू पार्टनर बन गए इस फर्म के। तो अब हम न्यू पार्टनर इस फर्म में आ रहे हैं, तो आपको पता है बहुत सारे रिस्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, पार्टनर्स आए हैं नए, तो नया रेशियो चाहिए होगा। तो इस वजह से हम सबसे पहले काम ही यही करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई बात समझ में? तो ये है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब मैं एक्सेप्ट करूंगा तो आई विल बी अ पार्टनर। तो अब न्यू फर्म जो हो गई वो ये हो गई।
AMC एंड एसोसिएट्स, ठीक है, आयुष मिंटू चिंटू। हाँ, देख रहे हो हमारी क्वालिटीज इतनी सुपरनोवा थी कि AMC नाम रख दिया, सबसे पहले ही हमें ला दिया। ठीक है, सो यार ये तो सब मिथ है ना, ऐसा होता नहीं है ना रियल लाइफ में, बट एग्जांपल लेने में क्या चला जाता है। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडमिशन। अब एडमिशन हो गया है तो अब जो टॉपिक्स है उसके साथ इसको लिंक कर लेंगे। हाँ सर, करके दिखाओ। चलो, सो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसी को उठा लेते हैं। क्या? कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR, टॉपिक नंबर 1। ठीक है, न्यू PSR को कैलकुलेट करना है हमें, हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो सबसे पहला केस है इसमें कुछ, केस नंबर 1। ठीक है, क्या कह रहा है सुनने का, कह रहा है व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, न्यू पार्टनर का ही रेशियो गिवन है। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं हम, आओ आपको बताते हैं, ध्यान से सुनना। अब एक नया पार्टनर हम आए थे, आयुष। ठीक है, हमारा रेशियो बता दिया कि यार हमारा रेशियो पता है, बाकी और कुछ नहीं पता। तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा हमारा न्यू रेशियो तीनों पार्टनर का? तो कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर एग्रीमेंट, कुछ नहीं पता हमें, इट इज अज्यूम्ड दैट जो ओल्ड पार्टनर्स है ना, ओल्ड पार्टनर्स ये कंटिन्यू करेंगे टू शेयर रिमेनिंग प्रॉफिट्स। मेरा पता चल गया, तो जो बचा हुआ है रिमेनिंग प्रॉफिट, ठीक है, ये अपने ओल्ड रेशियो में ही कंटिन्यू कर लेंगे। ओल्ड रेशियो आई बात समझ में? क्या बोला मैंने बोला यार कुछ पता नहीं था, नए पार्टनर का रेशियो दे रखा था, तो ये अज्यूम किया जाएगा जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे रिमेनिंग बचे हुए शेयर को शेयर करना इन ओल्ड रेशियो, जो उनका ओल्ड रेशियो था उसी में वो शेयर कर लेंगे। आई बात समझ, आपको समझ आ रही है सब? केस 2 क्या कहता है, कह रहा है व्हेन न्यू पार्टनर, जो नया पार्टनर आ रहा है, न्यू पार्टनर परचेजेस, ये परचेज कर रहा है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, इक्वली हम ओल्ड पार्टनर से ले रहे हैं उसका शेयर। चलो केस 3 कह रहा है समटाइम्स, जो भाई देखो सिंपल है, ठीक है, न्यू पार्टनर एक्वायर कर रहा है या परचेज कर रहा है शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, बट इस टाइम इक्वली नहीं, किसी पर्टिकुलर रेशियो में। ठीक है, व्हेन न्यू पार्टनर परचेजेस शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स एनी पर्टिकुलर रेशियो, किसी पर्टिकुलर रेशियो में एक्वायर किया जा रहा है। चलो चलिए केस नंबर 4 की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट केस, स्टार लगाते हैं। कह रहे व्हेन, अभी तक क्या हो रहा था, न्यू पार्टनर परचेज कर रहा था, अब क्या करेंगे, अब ओल्ड पार्टनर को सरेंडर कर देंगे इन फेवर ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, व्हेन ओल्ड पार्टनर्स सरेंडर अ पर्टिकुलर रेशियो, फ्रैक्शन बोल सकते हो, रेशियो बोल सकते हो, इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, तो अगर सरेंडर किया है तो उनके एग्जिस्टिंग शेयर में से लेस कर देंगे, और जो न्यू पार्टनर्स है सरेंडर्ड पोर्शन न्यू पार्टनर के शेयर में ऐड करते जाएंगे, तो उसका न्यू शेयर बन जाएगा। हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो हमारा सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का, कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का क्या होगा जब नया पार्टनर आएगा फर्म में। देखना यार, ये हमारी फर्म है ना, इसमें 2 चुन्नू मुन्नू पार्टनर थे, A एंड B। ठीक है, अब मिस्टर C की जब एडमिशन हो रहा है, तो एक बात समझ आना, जब ये फर्म ऑलरेडी रनिंग फर्म है, तो ऑलरेडी इस फर्म की एक रेपुटेशन बिल्ड हो चुकी होगी। रेपुटेशन बिल्ड मतलब A और B ने बहुत मेहनत करके, बहुत ही ज्यादा काम करके मार्केट में अपना मुकाम हासिल कर लिया होगा, एक नाम बना लिया होगा। अब एक C जब इस फर्म में एडमिशन लेगा, तो उस नाम का जो बेनिफिट है वो फर्स्ट डे से लेने लग जाएगा। तो यार हम कहते हैं भाई साहब, आप कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो फर्म में, वो तो ठीक है, उसके साथ साथ आपको शेयर ऑफ गुडविल भी लाना होगा। गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने
अपने चैप्टर 2 में ऑलरेडी देख लिया था, ठीक है। तो शेयर ऑफ गुडविल भी लाना होगा, और तो अब एक नया पार्टनर जब फर्म में आएगा तो शेयर ऑफ गुडविल भी लेके आएगा, खाली कैपिटल नहीं लाएगा, गुडविल का अमाउंट भी लेके आएगा। और क्यों लाएगा? क्योंकि यार ए और बी ने जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, इन्होंने जो मेहनत की थी उसका फल भी तो मिलना चाहिए इनको। सी तो फर्स्ट डे से ले ले यार, ये तो ना इंसाफी है ना दोस्तों। तो कुछ केसेस बन जाते हैं इस ट्रीट करने के गुडविल को। पहला केस क्या कहता है? कह रहा है केस नंबर 1, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली। यार सी ने ए और बी को बाहर के बाहर, फर्म में कोई एंट्री नहीं कर रहा, फर्म में वो पैसा इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, बाहर के बाहर ही ए और बी को पेमेंट करके सेटल कर रहा है। इससे क्या फर्म की बुक इंपैक्ट हो रही है? फर्म्स की बुक तो इंपैक्ट नहीं हो रही। नो इंपैक्ट ऑन फर्म्स बुक, नहीं है ना। तो बेटा जब कोई इंपैक्ट ही नहीं है तो एंट्री भी कुछ नहीं होगी, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, यानी मैं बोल सकता हूं नो ट्रीटमेंट। आई बात समझे? यस और नो? यहां तक तो मुझे लगता नहीं आपको कोई डाउट होगा। बेटा ये एक केस नॉर्मल है और एग्जाम ओरिएंटेड केस भी नहीं है। देखो कभी एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया भी नहीं है। जो हमारा केस नंबर 2 और 3 है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम सेकंड केस को डिस्कस करेंगे। वो है क्या पहले समझ लेते हैं। मैं आपको पहले दोनों केस से रूबरू जरूर करा देता हूं। केस नंबर 2 क्या कहता है? केस नंबर 2 कहता है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। बेटा वो इस बार कैश में, फर्म की बुक्स में कैश ला रहा है, यानी कैश एंड बैंक की बात कर रहे हैं हम लोग कि भैया पैसा फर्म की बुक्स में आ गया है। आई बात समझ में? अब जब फर्म की बुक में पैसा आया तो उसका ट्रीटमेंट फर्म की बुक में होगा, और बिल्कुल होगा। ठीक है, चलो केस नंबर 2 तो ये हो गया। हेडिंग आपने डाली, कह रहा है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कैश में वो लेके आ रहा है, ठीक है। तो बेटा जनरल एंट्री क्या होगी पहले हम समझ लेते हैं। देखो फर्म की बुक्स में पैसा आया तो कैश एंड बैंक इंक्रीज होगा, और वो पैसा आया प्रीमियम फॉर गुडविल का। जो गुडविल प्रीमियम न्यू पार्टनर लेके आ रहा है फर्म्स की बुक में, तो वो एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा हमें। तो जो फर्स्ट एंट्री हो जाती है हमारी, वो हो जाती है बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको? नहीं सर, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब एक बात बताओ, ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो पैसा आया बैंक पे, इस पे राइट किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का राइट है। और किस रेशियो में राइट है? ओल्ड रेशियो में, न्यू रेशियो में, या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में? यार सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ऑब्वियसली वो कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं तभी तो सी को कुछ मिल रहा है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमें उनकी कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे वो कैपिटल इंक्रीज होने वाली है तो क्रेडिट हो जाएगी। अब हमने एक नोट डाला छोटा सा कि जो ये कैश आया, जो ये बैंक में पैसा आया प्रीमियम फॉर गुडविल का, और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को हमने क्रेडिट किया, ये पैसा अभी पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं। ये किसी भी रेशियो में कर सकते हैं, 1/4 कर सकते हैं, 20% कर सकते हैं, 50% कर सकते हैं, फुल अमाउंट कर सकते हैं। जितना भी करेंगे उसके लिए क्या एंट्री होगी? कह रहा है व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट इन बाय न्यू पार्टनर विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। आई बात समझ में? ये हमारी एक एंट्री हो जाएगी क्योंकि उन्होंने पैसे को विड्रॉ कर लिया है। आई बात समझ में? हाँ जी सर। बात केस नंबर 3, when new partner does not bring share of goodwill in कैश पे नहीं ला रहा। पहले इसका थियोरेटिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, फिर हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। यस बेटा, एमसीक्यू में सारे नंबर चाहिए तो सब कुछ लिखना पड़ेगा। वैसे भी इस बार तो पेपर भी टफ आने का, मजा आने का। प्लीज ऐसे सपने ना देखिए, ऐसा नहीं होगा। बोर्ड्स होंगे ही होंगे। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ये नाम याद रखेंगे आप, 26, जिसका नाम है इंटेंजिबल एसेट्स। ये आपके सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। इंटेंजिबल एसेट स्पेसिफाइज, या अकॉर्डिंग टू ऐसे लिख सकते हैं, द गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड in books only when some consideration
some consideration in money और मनीज वर्थ, मनी या मनी के से मिलता हो तो जिसको मनी के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, मनीज वर्थ has been paid for it. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, अगला पॉइंट लिखेंगे इसी में आगे, इसको एक्सप्लेन करते हैं. इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट ओनली परचेज्ड गुडविल, ये हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया, फिर भी मैं लिख रहा हूं, परचेज्ड गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन या रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर और इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल अकाउंट कैन नॉट बी रेज्ड, यानी कोई गुडविल अकाउंट रेज नहीं किया जाएगा इन द बुक्स ऑफ फर्म. यहां तो कोई दिक्कत? तो इसका मतलब ये परचेज गुडविल नहीं होगी, इसका मतलब वो इंटरनली जनरेटेड यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी. लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, when the goodwill of the firm is evaluated, जो आपने कैलकुलेट करना भी सीखा है, and the new partner does not bring his share in cash. ठीक है, इसको मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में या इसको ऐसे लिखते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क करने के लिए कलर चेंज कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं, कैश goodwill should be adjusted through partners, साइलेंट कर दीजिए प्लीज फोन, कैपिटल अकाउंट. ठीक है, अच्छा अब इस कंसेप्ट से पहले समझे कि क्या है, हम उसको एक बार री इवेल्युएट करके देखते हैं. सामने देखें, थियोरेटिकल बैकग्राउंड हमने बनाया है, हमने बोला है अकॉर्डिंग टू AS 26 वो क्या कहता है कि गुडविल ना बुक्स में तभी रिकॉर्ड की जाएगी जब उसकी मनी कंसिडरेशन हमारे पास आई होगी, यानी कुछ पैसा का लेन देन हुआ है. ठीक है, बट कह रहा है कि वो गुडविल हो जाएगी मेरी परचेज गुडविल, बट एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे या PSR के चेंज के टाइम पे गुडविल अकाउंट रेज नहीं किया जाएगा. ठीक है, कब रेज नहीं कर रहे हम लोग? जब मनी इज वर्थ में नहीं हुआ. ठीक है, इसका मतलब क्या है? हमने बोला उसकी एडजस्टमेंट हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट से करेंगे, पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट के केस तो कल हमने जब केस 2 किया था तब भी किया था, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो बेटा न्यू पार्टनर का क्या करेंगे? वहां पे प्रीमियम फॉर शेयर ऑफ गुडविल आता था, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हम यूज करते थे, यहां पे हम कर ही नहीं सकते क्योंकि गुडविल अकाउंट तो रेज ही नहीं हो रहा है. तो इस केस में एक नए अकाउंट का जन्म होता है जिसका नाम होता है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट. ठीक है, उससे हम एक अकाउंट क्रिएट करके अमाउंट लेंगे जो पार्टनर्स को हम उनकी कैपिटल रेशियो कैपिटल अकाउंट में देंगे इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. आई बात समझ में? तो लिखेंगे यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट MI, मैं इंडियंस नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी जीजू वाला सवाल है, जीजू. ठीक है, कह रहा फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस न्यू पार्टनर करंट अकाउंट इज डेबिटेड फ्रॉम हिज शेयर ऑफ गुडविल. उसके जो शेयर ऑफ गुडविल के लिए उसका करंट अकाउंट क्रिएट कर दिया हमने और उसको कर दिया डेबिट, एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्रेडिटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. इसका मतलब इसका जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो ये है इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच. जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? कहां लिखा हुआ? क्रेडिटेड इन SR है बेटा, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ठीक है, एंट्री क्या हो जाएगी? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. कल हमने क्या किया था? जब हमारा नया पार्टनर कैश में गुडविल ला रहा था
तो हम एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एंड देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब पैसा आया नहीं तो बैंक वाली एंट्री होगी नहीं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट रेज होगा नहीं, तो उसके लिए हमने एक नया अकाउंट ओपन किया, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो एंट्री सिंगल एंट्री हो जाएगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आई बात समझ में आरुल जी? यार अभी तक हमने जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया था तो उसमें 3 केसेस थे हमारे। केस नंबर 1, जब प्राइवेटली पे कर रहा था न्यू पार्टनर गुडविल का शेयर ओल्ड पार्टनर्स को, तो हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते थे अपनी बुक्स में। सेकंड केस था कि यार वो पार्टनर न्यू पार्टनर कैश लेके आ रहा था तो क्या ट्रीटमेंट करना था। एंड थर्ड केस था जब वो कैश नहीं ला रहा था तो बुक्स कैसे इंपैक्ट होती थी। हमने तीनों केस देखे। अब हम बात कर रहे हैं कि यार जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल तो ला रहा है कैश में, या हम करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट कर रहे हैं। वो 2 केस ही है, यानी केस नंबर 2 और केस नंबर 3। बट डिस्पाइट ऑफ या अलोंग विद दीज 2 केसेस, एक ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट कर रही है हमारी बैलेंस शीट में। सी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं हमारी एक बैलेंस शीट है कुछ इस तरीके से, यहां पे एसेट्स है हमारे पास, एसेट्स, साथ में यहां पे ही एक ऑलरेडी गुडविल है हमारे पास, अज्यूम कर लो कितने भी अमाउंट की, और नीचे जो सारी एडजस्टमेंट दे रखी होती है वो तो दे ही रखी है। ठीक है बेटा, तो यार हमें इसको कैसे ट्रीट करना है? The main agenda of today's class is how to treat this goodwill. ठीक है, तो बेटा यार अब आप देखो, मैंने आपको एक ऑलरेडी बात बताई हुई है कि यार हमारे पास 2 टाइप की गुडविल होती है, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक होती है परचेज गुडविल। और पार्टनर लेके आ रहा तो अब कोई ना कोई वैल्यूएशन लगी होगी गुडविल की, उसी के बेसिस पे ला रहा है, तो वो गुडविल डिफरेंट होगी, और जो बैलेंस शीट में आ रही है ये दूसरी गुडविल हो जाएगी। तो हमेशा हमें इस वाली गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा, बुक से हटाना पड़ेगा। नोट लिखो सबसे पहले, नोट, और फिर ट्रीटमेंट लिखेंगे। नोट, एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट already appears in बैलेंस शीट, बुक्स भी लिख सकते हैं, ऑब्लिक करके मैं बुक्स भी लिख देता हूं। ठीक है, बुक्स will have to be written off। कोई भी केस हो, कैश में आ रही हो या नहीं आ रही हो, मैं फिर भी एक बार मार्क कर देता हूं आपके लिए, बहुत प्यारी सी चीज, जो कीवर्ड है हमारा वो ये है, have to be written। ठीक है, इसे राइट ऑफ करेंगे हम, और कैसे राइट ऑफ करेंगे आइए वो मैं लिख देता हूं आपके सामने, यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा? अब राइट ऑफ करेंगे तो बेटा एसेट है हमारी, देखो हमारी गुडविल हमारी एक इंटेंजिबल एसेट है, उसको राइट ऑफ कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपनी बुक से हटा रहे हैं। तो एक एसेट बुक से जा रहा है तो एसेट कम हो रहा है, और एसेट कौन सी साइड कम होता है? क्रेडिट साइड। ठीक है, तो क्रेडिट साइड तो मेरा एसेट हो जाएगा। ठीक है, अब एक एसेट बुक से जा रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो उससे पार्टनर्स की कैपिटल में क्या इंपैक्ट आएगा? पार्टनर्स की जो वैल्यूएशन है वो उन एसेट से है, तो कैपिटल भी उनकी कैपिटल से मुझे राइट ऑफ करना पड़ेगा एट द एंड, तो पार्टनर्स का लॉस है ये, तो एंट्री हो जाएगी मेरी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जो हमारी गुडविल है उसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं, और किस रेशियो में होगा? इन ओल्ड रेशियो। ये जरूर याद रखना, रेशियो भी, यहां सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं आता, यहां पे ओल्ड रेशियो आता है। आई बात समझ में? जो नया पार्टनर गुडविल का शेयर लेके आता है उसे हम ओल्ड पार्टनर्स में या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बट जो गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपीयर हो रही होती है उसे राइट ऑफ हम ओल्ड रेशियो में करते हैं। आई बात समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम? चाहे कोई भी केस हो, केस नंबर 2 हो, केस नंबर 3 हो, हमें उससे लेना देना नहीं है, ट्रीटमेंट सेम ही रहेगा। आई बात समझ में? बात करते हैं revaluation of assets and liabilities in case of admission of a part. In case of admission of a part. See, हमने revaluation of assets and liabilities already cover किया है अपने previous chapter में, जहां पे हम चीज की बात करते थे। देखो कुछ भी डिफरेंट नहीं है of revaluation। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया, एक आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और थोड़े बहुत अगर कुछ चेंजेस है तो क्या हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। जनरल एंट्रीज में क्या चेंजेस
टिप्स पर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तरीके से आपका एक रिवीजन भी हो रहा है और अंडरस्टैंडिंग को एनहांस कर रहे हैं। देखो हमने लास्ट केसेस में किया था चेंज इन पीएसआर, ठीक है। तो आज मैं बात कर रहा हूं, पहले मुझे रिवैल्यूएशन करनी है तो वो क्यों करनी है, ठीक है। हम रिवैल्यूएशन करते क्यों है, ये अज्यूम करते हैं एक छोटी सी बैलेंस शीट, ठीक है बच्चे। ये मेरी कुछ छोटी सी बैलेंस शीट है, यहां पे मेरे पास बिल्डिंग है, मेरे पास मशीन है, मेरे पास स्टॉक है, XYZ कुछ भी है। यहाँ पे मेरे पास क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास कुछ और भी लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, और कैपिटल है। एक छोटी सी बैलेंस शीट है और इस टाइम पे यहाँ पे मेरे पास पार्टनर्स थे दो, मिस्टर मिंटू एंड मिस्टर चिंटू। तो दो मेरे पास पार्टनर्स थे। अब यहाँ पे एक नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है जो कि है मिस्टर मिंटू, ठीक है। तो यार एक बात बताओ, जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, इंसेप्शन ऑफ बिजनेस की बात करता हूं, तो जो कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू रही होगी, ठीक है, वो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट पे रही होगी। जब हम एसेट तो रिकॉर्ड ओरिजिनल कॉस्ट पे करते हैं, बट हो सकता है आज उनकी फेयर वैल्यू या जिसे मैं ट्रू वैल्यू बोलता हूं और ट्रू वैल्यू जरूरी तो नहीं सेम हो। तो बेटा हो सकता है इस रिवैल्यूएशन की वजह से मुझे कुछ लॉस हो या फिर कुछ गेन हो सकता है, जो कि होता भी है। तो बेटा जब ये नया पार्टनर आ रहा है तो ये लॉस क्यों सफर करें, या फिर नया पार्टनर आ रहा है तो इसको अननेसेसरी गेन क्यों दिया जाए। तो इस वजह से हम रिवैल्यूएशन करके इस लॉस और गेन को एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के साथ ही सेटल करते हैं, ठीक है। सेटलमेंट विद एग्जिस्टिंग पार्टनर, आई बात समझ में, ठीक है। अब इस रिवैल्यूएशन से गेन और लॉस होता है, इस वजह से इस रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक दूसरा नाम भी होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट is also known as P&L adjustment account, ठीक है बेटा। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। चलिए नोट कर लेंगे, फटाफट आगे चलते हैं। चलिए तो बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की। जो रिवैल्यूएशन हम करेंगे उसको करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। और मैंने आपको एक बहुत अच्छी बात तो बताई हुई है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या जा सकता है। आज उसमें एक सुपर एड ऑन करता हूं, चलता हूं। रिवैल्यूएशन, ये है मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर गोयल साहब क्या होता है? गोयल साहब रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर नॉमिनल। तो अब हमें पता है कि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है। गोयल साहब ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो बेटा मैंने आपको एक बहुत अच्छी चीज ये भी बताई हुई है कि यार या तो मेरा एसेट इंक्रीज हो जाएगा या एसेट डिक्रीज हो जाएगा, या लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी या लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है बेटा। अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो मेरा बेनिफिट या लॉस? बेनिफिट। अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है तो मेरा लॉस। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो मेरा लॉस, और लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो मेरा बेनिफिट। ये बात तो हम सब जानते हैं, स्टार्टिंग से डिस्कस कर दिया है। दूसरा भी आपको बताया था, एक होता है अनरिकॉर्डेड एसेट की बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए, अब रिकॉर्ड करेंगे तो मेरी वैल्यूएशन इंक्रीज हो जाती है, जिससे मेरे को बेनिफिट होता है। अनरिकॉर्डेड एसेट, ये सब तो आज हम जानते हैं, ये भी मेरा बेनिफिट है तो मैं इसको बेनिफिट में ले लूंगा। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो मेरा लॉस हो जाएगा, मेरी वैल्यूएशन को डिक्रीज करेगा तो मैं उसको लॉस में ले लूंगा। ये 6 आइटम्स हम जानते हैं। एक आज बहुत ही प्यारा आइटम बताने वाला हूं, ध्यान से रखना, पीछे भी हमने शायद डिस्कस किया था बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको याद नहीं होगा। वो क्या, ध्यान से सुनना। एक केस ले लो, केस, ठीक है बेटा। वो केस क्या है? देखो रिवैल्यूएशन करना एक प्रोसेस है, प्रोसेस के लिए हमें टाइम भी लगेगा, हो सकता है कुछ एक्सपेंसेस भी, ठीक है। तो हमारे दो पार्टनर हैं, मिस्टर पिंटू और मिस्टर चिंटू। ये दो पार्टनर है। नया पार्टनर अब जो आ रहा है वो मिंटू है। तो इससे पहले ही तो रिवैल्यूएशन होगा, यस और नो? सब एग्री करते हो? तो बेटा पिंटू साहब बोलते हैं एज अ फर्म मैं इसकी ड्यूटी लेता हूं कि रिवैल्यूएशन का प्रोसेस मैं करूंगा, ठीक है बेटा। किसने बोला रिवैल्यूएशन प्रोसेस करेंगे? पिंटू साहब ने बोला। और फर्म ने डिसाइड किया, पूरी फर्म ने डिसाइड किया इस रिवैल्यूएशन प्रोसेस के लिए हम पिंटू को रेमनरेशन देंगे। रेमनरेशन एक तरीके से सैलरी देंगे ऑफ ₹15,000, ठीक है बेटा। कितनी देंगे? 15,000। फर्म के रिवैल्यूएशन का काम करके दे रहा है, ठीक है, सारे प्रोसेस को फुलफिल कर रहा है। तो पिंटू को रेमनरेशन कितना जा रहा है? 15,000 जा रहा है। पर पिंटू के जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं केस 1 वो मान लो हुए 5,000, तो क्या करेंगे? केस 2 अगर हुए 20,000 तो क्या करें? ठीक है, इसको समझना है।
ये आपका क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। एक बहुत अच्छा पॉइंट जो रिवैल्यूएशन में बच्चे हमेशा गलत करके आते हैं, तो मैं यहां पे बोल देता हूं फिर से, आपके जीजू जी का सवाल है, ठीक है। अब देखना प्लीज, एज अ फर्म हम बुक्स किसके बना रहे हैं, फर्म की बना रहे हैं। एज अ फर्म कितना एक्सपेंडिचर कर रही है रेम्यूनरेशन पे देके, ठीक है। तो प्रोसेस में कितना एक्सपेंस, अगर मान लो एक्चुअल एक्सपेंस हुआ 5000, तो हमारे लिए रेलिवेंट एक्सपेंडिचर कौन सा होना चाहिए, 15 या 5? 15, क्योंकि फॉर्म ने तो 15 ही दिया है कि नहीं। तो बेटा फर्स्ट केस में हमारे लिए रेलिवेंट जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 15 के। कितना हो जाएगा, 15। अगर आप केस 2 की बात करते हैं, हम बोल रहे हैं रेम्यूनरेशन हम आपको 15 के देंगे, पर पता चला कि एक्चुअल एक्सपेंस 20 के हो गया। तो सब बोलो, सबके पास जुबान है। क्या तुम शाहरुख खान के फैन हो, अजय देवगन की फैन हो, या टाइगर श्रॉफ के फैन हो? अब तो वो तीनों तो जुबान केसरी बोल रहे हैं, तुम भी वही बोल रहे हो। ये बोलो, बताओ 20 होगा 15? समय बताएगा, सुनो 20, कनक जी 15, पुनीत, काव्या 15, समीर, हाँ जी विकास जी, हाँ जी गोपाल जी, आरुण सर 15, आगे कुड़ी 15। परफेक्ट लड़की, क्या मेरी पिंटू पागल थोड़ी ना है कि भैया 15,000 रुपए मुझे दे दो, मैं 20,000 का खर्चा करूंगा। पर एक्चुअली में पिंटू पागल है। अरे एक्सपेंस होने से पहले हमने रेम्यूनरेशन डिसाइड कर लिया था ना, तो अब वो खर्चा कितना करें वो उसकी टेंशन, हम तो 15 देंगे। तो सेकंड में भी रेलिवेंट अमाउंट, दोनों केसेस में रेलिवेंट अमाउंट कितना हो जाएगा। अब मुझे बताओ ये एक्सपेंस किसकी वजह से, रिवैल्यूएशन की वजह से, और हमें किसी पार्टनर को एक्सपेंस दे रहे हैं, तो एंट्री जाएगी रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। और है एक्सपेंस तो डेबिट होगा, ठीक है, हम डेबिट कर देंगे। तो रिवैल्यूएशन में अभी तक हमने 6 चीजें सीखी थी कि एसेट इंक्रीज, एसेट डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज, अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब एक और चीज डाल दी हमने, समझ में वो कैसे लिखते हैं। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं मैं आपके साथ, बेटा मैं पूरा ही दिखा रहा हूं, अभी सब आप नोट करेंगे, मेरे को पहले लिख दो, पहले समझ लो यार। ये समझ आ गया, एडमिशन सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है, मैं पहले बता रहा हूं। और डिसोल्यूशन, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, एडमिशन हो गया तो रिटायरमेंट कुछ नहीं है, ठीक है, रिटायरमेंट और डेथ कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, पहले समझ लो। तो बेटा ये मेरी डेबिट साइड है, ये मेरी क्रेडिट साइड है, और हम सब जानते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, क्योंकि ये तो नॉमिनल अकाउंट है। तो यहां पे मेरे जो भी लॉसेस थे, टू इंक्रीज इन लायबिलिटी यहां लिख दूंगा, टू डिक्रीज इन एसेट यहां लिख दूंगा, ठीक है, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी यहां लिख दूंगा, बाय इंक्रीज इन एसेट यहां, बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट साइड, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट कहां लिख देंगे जी, क्रेडिट साइड। यहां पे लिखेंगे सबसे प्यारा आइटम, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये लिखा मैंने आपके लिए ग्रीन में, वो भी उंगली लगा के, ठीक है। क्यों, ये किसी के लिए है, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस, ठीक है। तो टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, क्या बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, जो भी आएगा तो यहां आ जाएगा, और ट्रांसफर कहां हो जाएगा, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट, एज द केस मे बी, ये भी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, एज द केस मे बी। किस रेशियो में, उनके पीएसआर में, जो ओल्ड पीएसआर है, ओल्ड पीएसआर, ठीक है, आपको समझ में। तो ये है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, और आज का स्टार आइटम था हमारा ये वाला, ठीक है, कौन सा आइटम, ये वाला। क्या है कंसेप्ट हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का दूसरा नाम होता है इनफ्रेड गुडविल। इनफ्रेड का मतलब होता है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन। मतलब यार देखो, गुडविल गिवन नहीं है, हम एस्टिमेटेड बेसिस पे कोई वैल्यू ले रहे हैं, उसे हम बोल रहे हैं इनफ्रेड गुडविल। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं आपको फिर बता देता हूं। तो देखो कैसे होता है, समझना, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, क्वेश्चन से भी देखेंगे, एक एग्जांपल से भी देखेंगे। छोटी क्लास रखते हैं आपके लिए ताकि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी पूरी मिले और ज्यादा टाइम हम आपका ना लें, ठीक है। देखो यार, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू नहीं गिवन, ठीक है, तो गुडविल चाहिए, गुडविल है, गुडविल एग्जिस्ट करती है, सब पता है हमें, बट वैल्यू गिवन नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। उसके लिए हमें दो चीज चाहिए, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर अगर मैं बोलूं तो न्यू पीएसआर या शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। अगर मैं बोलूं शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, इनसे हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। जो भी एडजस्टमेंट होंगी उसके थ्रू हम इसको करते हैं।